Assalamu alaikum, everyone. This is our third lecture, rather third video on anthropology. I don't know whether one should call it a full-fledged lecture. Anyhow, our last video was about the 10 big questions of anthropology. आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं उनमें से पहले सवाल के ऊपर, जो था कल्चर और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कल्चर क्या होता है, उस पर हम क्विकली आज बात करते हैं। अक्सर एग्जामिनर एक सवाल जो सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर यानी उसकी बेसिक्स या फंडामेंटल्स के ऊपर देना चाहता है, वो इस हिस्से या इस सेक्शन में से दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको इस स्लाइड पर नजर आ रहा होगा कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी में। जस्ट क्विकली गो ओवर देम, इंपॉर्टेंस ऑफ अनबायस्ड एंड वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ सोसाइटीज, जिसके अंदर दुनिया के अंदर अब जो सोसाइटीज हैं, जो एक मॉडर्न लिबरलिज्म का विद ग्लोबलाइजेशन हैपनिंग, सोसाइटीज आर ओपन टू अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी एंड मच ऑफ दैट स्क्रूटिनी इज वेरी वेरी अनबायस्ड, जहां पे लोग अपने रेशियल या एथनिक बायसेस के बगैर कम्युनिटीज को देखने की कोशिश करें, which was not of course the case 100 years or 200 years ago. If you look back in human history, study of other cultures and other societies, बहुत ज़्यादा बाइस्ड स्टडीज थी। अब वो कॉन्सेप्ट्स चेंज होते जा रहे हैं विद ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलिज्म टेकिंग प्लेस एट अ रैपिड पेस। फिर इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस ऑफ एथनोसेंट्रिज्म के आप दूसरों के कल्चर को अपने कल्चर के लेंस से व्यू करो, जिसको हम एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं, या दूसरी कम्युनिटीज़ को, सोशल ग्रुप्स को अपने सोशल ग्रुप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप व्यू करो। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस दुनिया में ओवर द इयर्स बढ़ती जा रही है। फिर साइंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी, अगेन आई कीप रेफरिंग टू दैट पाई चार्ट, जिसके अंदर हमने सारी एंथ्रोपोलॉजी की सब फील्ड्स के बारे में बात की, तो वही आपको यहाँ पे भी चीज़ नजर आएगी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से बाहर जाके हम कुछ आपकी इंसान की एक जेनेटिक मेकअप है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर उससे इम्पैक्ट होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो लर्नड ट्रेट्स हैं, जो आप जिंदगी में थ्रू योर सोशल मिलियू यानी अपनी सोशल एनवायरनमेंट से आप चीज़ें पिक करते हो, जिसमें आपकी इनिशियल सोशलाइजेशन फैमिली से होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब लर्नड ट्रेट्स जो हैं, अब जो एक होलिस्टिक व्यू है एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें जो आप अपने कल्चर और सोशल मिलियू से सीख रहे हो वो भी, और साथ आपकी कुछ जेनेटिक ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी मद्देनजर रख के एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी की डेवलप की जा चुकी है। तो ये तो कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं, अनबायस्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंस और एक होलिस्टिक व्यू है एंथ्रोपोलॉजी का। ये 3-4 रीसेंट ट्रेंड्स हैं। पर इंपॉर्टेंट बात से अब स्टार्ट करते हैं कि कल्चर है क्या। इसके अंदर जो टाइलर एक साहब हैं, जो आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि मैंने थेरीज की बात की, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और वो कहते हैं कि टाइलर डिफाइन कल्चर एज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of a society। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ों की बात की गई है ना, कस्टम्स और बिलीफ, और आपको याद होगा पहली क्लास में हमने इसको डिफाइन किया था, यानी पहले एक वीडियो में मैंने इसको डिफाइन किया था कि एनीथिंग बियॉन्ड नेचर इज कल्चर। तो उसमें आप म्यूजिक, आर्ट, रिलीजन, कस्टम्स, सबको बीच में, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, सेरेमनीज, सबको डाल लें, तो उसको आप एक उस कॉम्प्लेक्स, टाइलर ने कहा है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल। और ये सब वो कैपेबिलिटीज हैं, या टाइलर कहता है, या हैबिट्स हैं जो मैन एक्वायर करता है बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। अब यहां पे टाइलर, ये बात बहुत अहम है समझना कि टाइलर ये कह रहा है कि ये सब चीजें मैन एक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो कल्चर इज बेसिकली एन एक्वायर्ड कैपेबिलिटी और एन एक्वायर्ड हैबिट, दैट इज व्हाट ही सेज। और वो हैबिट्स क्या हैं या वो कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसकी वो बेशतर मिसालें यहां दे चुका है कि कस्टम्स भी हैं और उसमें लॉज भी हैं, एक मुआशरे के, आर्ट, बिलीव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बिलीव्स की जहां बात है तो रिलीजियस बिलीव्स या एटसेट्रा एटसेट्रा।
Culture is a set of rules or standards that, when acted upon by members of a society, produce behavior that falls within a range of variance the members considered proper and acceptable. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. यानी वो ये कह रहा है कि वो रूल्स या वो स्टैंडर्ड्स जो मुआशरे ने सेट कर दिए और उनकी वजह से इंसान से ऐसा बिहेवियर एलिसिट करवाया जाता है जिसको आप जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, यानी रूल्स और स्टैंडर्ड्स बने जो आपके और मेरे बिहेवियर को एक सोशल ग्रुप में या एक कल्चरल ग्रुप के अंदर आपके और मेरे बिहेवियर को गवर्न करते हैं. वो रूल्स या स्टैंडर्ड्स, वो कोई फॉर्मल रूल्स भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल रूल्स भी हो सकते हैं. वो आपके मेरे बिहेवियर को, हमारे चाल चलन को, हमारे रहने सहने के तरीके को, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स को, हमारे कस्टम्स को, हर चीज को, यानी ओवरऑल आपकी जिंदगी को गवर्न करते हैं वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स. और वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स चूंकि मेरे और आपकी जिंदगी को गवर्न कर रहे हैं, तो वो मेरे और आप से कोई बिहेवियर एलिसिट करवा रहे हैं. यानी वी आर परफॉर्मिंग दैट बिहेवियर विद दैट which दैट सोशल और कल्चरल ग्रुप, या वो जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं उस सोशल और कल्चरल ग्रुप के, वो हमसे डिमांड करते हैं. हम जब वो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं तो वो बिहेवियर वही होगा जो एक रेंज के अंदर है, कि ये रेंज है जिसको एक्सेप्टेबल समझा जाता है. कि क्या किसी मुआशरे में खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है या नहीं. अब एक रूल या एक स्टैंडर्ड बन गया, वो चाहे किसी रिलीजन ने बनाया या किसी कल्चर ने बनाया, वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि औरतें एक ही शादी करेंगी. तो अगर कोई एक से ज्यादा शादी करती है तो वो उस रेंज के अंदर, यानी वो जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर की रेंज है उसमें लाए नहीं करती. Because a woman practicing polygamy is not an acceptable behavior within an Islamic society, for instance. तो जो एक इस्लामिक कल्चर है उसके अंदर ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उस इस्लामिक कल्चर इज बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि वो लोग जो कि मुस्लिम्स हैं एंड पीपल हु ascribe टू दैट कल्चर, वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स उनके ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं. और उस बिहेवियर की बेसिस के ऊपर वो लोग फिर यानी मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी बिहेव इन अ वे दैट देयर बिहेवियर इज कंसिडर्ड प्रॉपर एंड एक्सेप्टेबल विद इन दैट कल्चरल ग्रुप या सोशल ग्रुप या विद इन दैट सोसाइटी. कल्चर की डेफिनेशन, टाइलर की मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी है. ये एक एडिशनल डेफिनेशन थी जिसको आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं. Why do we need culture in the first place? ये बड़ी अहम बात है. Culture provides people with a design for thought and action that help them survive and deal with all the challenges of existence. ये मुख्तलिफ इसकी अफादियत क्या है, कल्चर की फायदा क्या है. Culture develops in response to the biological, psychological and social needs of the people. अब देखिए, लोगों की नीड्स हैं, उन नीड्स को एड्रेस करने के लिए मुआशरे सर्टन रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और वही रूल्स और स्टैंडर्ड्स फिर सर्टन किस्म का बिहेवियर एलिसिट करते हैं और एक कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है. मैं दोबारा इस्लाम की एग्जांपल पे जाता हूं, बिकॉज दैट्स अ वेरी इजी एंड एक्सेसिबल एग्जांपल टू गिव. कि इस्लामिक सोसाइटी की कुछ जो अरेबिक सोसाइटी थी 1400 ईयर्स अगो, उसमें लोगों की कुछ नीड्स थी जो फुलफिल नहीं हो रही थी, मार्जिनलाइजेशन थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसी के गाहे बगाहे इस्लामिक सोसाइटी का एक कल्चर डेवलप होता गया, क्योंकि कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिससे लोगों की वो नीड्स फुलफिल हो सके. और फिर उन रूल्स और स्टैंडर्ड्स ने बेसिकली लोगों के बिहेवियर को भी गवर्न करना शुरू किया, और सर्टन तरह के प्रॉपर और एक्सेप्टेबल बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स जनरेट होना शुरू हो गए कि दिस इज प्रॉपर, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. और वो सब कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है विद इन अ सर्टन इस्लामिक कल्चर, वो बेस्ड था रूल्स और स्टैंडर्ड्स पे. और रूल्स और स्टैंडर्ड्स की अगर हम पीछे जाएं तो हमें नजर आएगा कि कोई ना कोई इंसान की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इवन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नीड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स की तश्कील की गई. और फिर
सिस्टम फॉर ऑर्डरली एग्जिस्टेंस तो बहरहाल है ही है, जो आप लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स कोई ऑल इंक्लूसिव नहीं है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सम things that you could potentially memorize. Culture is shared, it is integrated, it is based on symbols. अब जैसे एक जो सिख कल्चर है उसके अंदर उनका जो दैट टर्बन इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, नाउ दैट्स अ सिंबॉलिक थिंग। ठीक है, ज्यूज वो एक कैप पहनते हैं, दैट इज अ सिंबॉलिक थिंग ऑफ दैट ऑफ देयर कल्चर। तो कल्चर में सिंबल्स भी होते हैं, इट इज लर्नड, और शुरू में हमने इसके ऊपर बात भी की कि कल्चर को आप लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, इम्बाइब करते हैं, यू कैन यूज एनी वर्ड फॉर इट। और ऑफ कोर्स एक स्टैटिक रियलिटी नहीं है कल्चर, इट्स अ डायनेमिक रियलिटी बिकॉज इट कीप्स इवॉल्विंग। और जैसे हमने शुरू में बार बार बात की कि आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मिलियू या सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो कल्चर भी चेंज होता है। अब जैसे दुनिया में इसकी मैं मॉडर्न टाइम से मिसाल देता हूं कि टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑन कल्चरल एंड सोशल चेंज, ह्यूज इम्पैक्ट्स हैं। और जब टेक्नोलॉजी आई, यानी एक टेक्नोलॉजी को हम समझ सकते हैं एज एन इकोनॉमिक एडवांसमेंट, तो जब टेक्नोलॉजी दुनिया में आई, इकोनॉमिकली एडवांस होती गई सोसाइटीज, तो उसके साथ साथ आपने देखा कि कल्चर भी बदलता गया। आप कपड़े क्या पहन रहे हो, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, आप दूसरे कल्चर्स के कपड़े देखते हो, आप इम्बाइब कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो, और उसके थ्रू आप कपड़े क्या पहनोगे, हाउ यू स्पीक, हाउ यू बिहेव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट। और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। तो दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर जो थे उन्होंने चीज़ें एक्वायर की, इम्बाइब की टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आज हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल फ़ोन्स की ने हमारी जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनको टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। आर मीटअप्स विद पीपल, हाउ वी बिहेव विद इन द फैमिली, उन पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा ऑल्टर किया टेक्नोलॉजी ने। इसी वजह से कल्चर मूव करता गया, इवॉल्व करता गया। तो कल्चर कभी भी एक स्टैटिक रियलिटी नहीं हो सकता, इट्स अ डायनेमिक रियलिटी। लेकिन उसको क्या आप समझते हैं कि वो कुछ सालों के अंदर इवॉल्व होता है या हर दिन इवॉल्व हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि व्हाट इज द हाउ रैपिड इज द पेस एट विच इट इवॉल्व्स, ऑफ कोर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड एंड डिबेटेड। पर ये बात तो तय है कि इट इज अ डायनेमिक रियलिटी। इसीलिए शुरू में जो कल्चर के व्हाई डू वी नीड कल्चर की एक स्लाइड थी, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि अलग से एक फुल फ्लेज टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ए कल्चर। एक तो कल्चर डिफाइंस सिचुएशंस के मुआशरों के अंदर कोई मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस जब एग्जिस्ट करती हैं तो उनको हम डिफाइन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विद रेफरेंस टू दी ओवरऑल कल्चर। तो एक सबसे बड़ी फ़ायदा तो कल्चर का ये है कि मुख्तलिफ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है जिसके रेफरेंस से आप उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और इवेलुएट करते हैं। इट सैटिस्फाइड्स द बेसिक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स ऑफ पीपल, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल्चर डिफाइंस वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड गोल्स। इट गोज विदाउट सेइंग व्हाट दिस इज बिकॉज वैल्यूज, एटीट्यूड्स, गोल्स ये सब कल्चर से डिराइव्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको डिफाइन करता है आपका ओवरऑल कल्चर। फिर कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है। ये सब कल्चर से कल्चर ही इसको, ये इन बाउंड्रीज को डिफाइन करता है कि इस रेंज या बाउंड्री के बाहर क्या लाई करता है और इसके अंदर क्या लाई करता है। तो इसलिए बिहेवियरल पैटर्न्स आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय द कल्चर। ये थोड़ी सी रिलीजन की सेंस में बात है कि मिथ्स क्या हैं, लेजेंड्स क्या हैं, सुपरनैचुरल क्या है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, कल्चर्स के अंदर कुछ कोई लेजेंड्स हैं या मिथ्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हिंदुइज्म या ग्रीक मिथोलॉजी की आप बात करते हैं तो ये जो पूरे ग्रीक गॉडेसेस और ग्रीक गॉड्स और इवन हिंदू गॉड्स और हिंदू गॉडेसेस, ये बहुत ज़्यादा कुछ लेजेंड्स और मिथोलॉजी के ऊपर पूरे रिलीजन और इवन सुपरनैचुरल बीइंग्स की स्टोरीज के ऊपर रिलीजन बेस्ड हैं। तो वो भी आपको दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में चीज़ें मिलती हैं। हाउ डू चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, when I say how does one, basically I'm talking about how does one internalize culture when you're born or basically in your adolescent days. How do you or even at your very young
फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जो कि 3 से 5 साल की या 3 से 7 साल की उम्र है, उसमें आप कल्चर को कैसे इंटरनलाइज करते हो। आप जिस कल्चर में पैदा हुए हो, जिस तरह आप लैंग्वेज पिक करते हो, उसी तरह ही आप कल्चर को भी एक्वायर करते हो। तो आप इसमें ये बेसिक चीज़ें हैं, थ्रू कम्युनिकेशन, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप कल्चर को, मुख्तलिफ बच्चे जिस कल्चर में पैदा हुए हैं वो अपने कल्चर को इंटरनलाइज करते हैं। Okay, what are the different roles that people perform within a culture? Now, what is a role basically? Rights and duties that individuals receive because of their personal identity or membership in a social group. यानी आप क्या रोल परफॉर्म कर रहे हो। एक तो आपके एक फैमिली के अंदर खवातीन के कुछ रोल्स हैं, बंदों के कुछ रोल्स हैं, और वो रोल्स ओवर द इयर्स इवॉल्व भी होते गए। यानी एक औरत ने एक घर के अंदर, एक माँ ने, एक बेटी ने, एक बीवी ने क्या रोल्स परफॉर्म करने हैं वो इवॉल्व हुए। एक मेल पेट्रियार्क ने क्या रोल परफॉर्म करना है विद इन अ फैमिली, वो इवॉल्व हुआ। और विद इन अ सोशल ग्रुप, आप फॉर इंस्टेंस, आप एक, अगर मैं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, जो स्टेट है, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक रोल है। बट दिस इज नॉट ऑफ कोर्स अ कल्चर। अब मैं किसी छोटे सोशल या कल्चरल ग्रुप की तरफ आता हूं, तो उसके अंदर एक चीफ है, तो उसका एक उस कल्चर के अंदर एक सोसाइटी का एल्डर है या कोई चीफ है, उसका एक सोशल रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। So roles basically define how people interact and relate to each other. So आपकी जो society के अंदर personal identity है, if I'm considered to be somebody who has a lot of fortune within the society, तो people might just expect from me कि मैं I give back a lot to the society more than other people. तो अब वो एक मेरी जो उस society के अंदर personal identity है और जो position है within that society, that will define what my role is within that society. If somebody is considered to be extremely educated, person of eminence, scholarly person in a society, तो लोग उससे विजडम एक्सपेक्ट करेंगे। स्पेशली एंशियंट सोसाइटीज में या प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो एल्डरली या वाइज लोग होते थे, दे वुड परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शंस विद इन दैट सोसाइटी। तो वो साइकोलॉजिकल हीलिंग भी करते थे, राइट, वो सोशल इकोनॉमिक एडवाइस भी प्रोवाइड करते थे। तो उनका उस सोसाइटी के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिटी वाज दैट दे आर लर्नेड पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल आइडेंटिटी दे वर मेंट टू परफॉर्म सर्टेन रोल्स। तो यहां रोल की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि आपका मॉशर, और ऑफ कोर्स फिर आपका रोल डिफाइन करता है ना कि हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, और आपके रिलेशनशिप्स सोसाइटी के अंदर क्या होंगे, वो इट्स बेसिकली डिफाइंड बाय द रोल्स। इसी में सबसे अहम एग्जांपल आपके जेंडर रोल्स के, जो कि मैंने शुरू में बताया कि उसको आप विद इन द फैमिली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेल पेट्रियार्क का क्या रोल होगा और खातून का क्या रोल होगा। अब ये ओवरऑल अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो ये रोल भी इवॉल्व होते गए कि जेंडर रोल्स क्या होंगे, व्हाट रोल्स do males perform in a cultural or social group, and what roles do females perform. And then that could also be viewed within the family, that what roles do the males perform within a family and what roles do females perform within a family. That has also evolved over the years. Or say, going back to that point of culture being dynamic, of course, because these roles have been evolving over the years. All right, moving on. Then there are फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। जिस तरह मैंने शुरू में भी जब वैल्यूज की बात की थी तो मैंने कहा था कि अभी हम कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे कि आपकी कल्चर की वैल्यू, कल्चर के कंपोनेंट्स क्या हैं। जब हमने कल्चर को डिफाइन किया तो उसमें हमने कस्टम, आर्ट, बिलीफ, वैल्यूज, इन सब चीजों की बात की थी, और इसी के रेफरेंस से हमने कहा था कि ये सब चीजें होती हैं, ये सब वही हैबिट्स हैं या वो चीजें हैं जो कैपेबिलिटीज हैं या हैबिट्स हैं जो इंसान एक्वायर करता है। अच्छा, नॉर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। सिंपल, उसमें मोर्स भी आ सकते हैं और उसमें फोकवेज भी आ सकते हैं। यानी अगर मैं इसको इधर समझा सकूं तो नॉर्म्स बेसिकली इस तरह हैं। दिस इज नॉर्म्स, और इसमें दो चीजें हैं, एक है मोर्स, अगर डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाऊं, और एक है फोकवेज, राइट।